कक्षीय चाल पे बात करनी है। कक्षीय चाल कहने का मतलब ये होगा कि जब हम कोई सैटेलाइट, जब कोई उपग्रह लॉन्च करते हैं, तो उसको पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना पड़ता है। तो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का मतलब क्या हुआ कि आप अपने सैटेलाइट को कितनी चाल देंगे, कितना वेग देंगे ताकि वो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो सके। तो किसी भी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक चाल, उसी को कक्षीय चाल कहते हैं। क्या लिखेंगे? किसी उपग्रह को किसी कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक चाल को उस उपग्रह की कक्षीय चाल कहते हैं। अब जब कोई उपग्रह है, उसको पृथ्वी के चारों ओर इस तरीके से घुमाना है। तो चारों ओर घुमाना है मतलब वृत्तीय गति करवानी है। वृत्तीय गति करवानी है तो आपको पता है कि सर्कुलर मोशन तभी हो सकता है जब उसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे। अब आप ये सोचिए कि जब सैटेलाइट को हमने पृथ्वी के ऑर्बिट में स्टेब्लिश करवा दिया, भेज दिया, और जितनी चाल चाहिए थे उतनी दे भी दी, अब वो उसके चारों ओर घूमेगा। घूमने के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए, कहां से आएगा? तो कहते हैं पृथ्वी और सैटेलाइट के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटी है, वही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। और यही बेसिक थ्योरी है आपके सैटेलाइट लॉन्चिंग का। क्लियर हुआ? अब आप ये समझिए, इतना तो क्लियर हो गया आप लोग को? क्लियर हुआ? अब उस इमेजिनेशन का डायग्राम बनाइए कि हम पृथ्वी ले लेते हैं। ले लीजिए, पृथ्वी ले लिया। पृथ्वी लेने के बाद में पृथ्वी का मास m ले लेते हैं और रेडियस कैपिटल R ले लीजिए, और उससे मतलब पृथ्वी से R दूरी पर, उसके केंद्र से R दूरी पर, या सतह से h ऊंचाई पर, यहां देखिए ये सतह से h ऊंचाई पर, या पूरा डिस्टेंस कहें तो R, मतलब ये जो स्मॉल r है वो r प्लस एच है। ये कोई उपग्रह को आपने स्टेब्लिश कर दिया और उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी v है। इसको आप लिखिए। पहले क्या लिखा कि भाई m द्रव्यमान का उपग्रह है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई इसकी h है, और इसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है या कक्षीय चाल है वो v है, पृथ्वी का द्रव्यमान m है। इस स्थिति में जब इतना हो जाएगा तो अभिकेंद्र बल कितना होगा? अभिकेंद्र बल याद है? सेंट्रीपिटल फोर्स, डिस्टेंस r अगर लेते हैं तो अभिकेंद्र बल का मान कितना हो जाएगा? mv² बाई r। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? r। इसका मास m, इसका मास स्मॉल m। इन दोनों के बीच का ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा न्यूटन के नियम से? Gm m/r²। अभी आप लोगों ने ये भी समझा कि जो अभिकेंद्र बल होता है वही गुरुत्वाकर्षण बल है। कहने का मतलब ये दोनों F और ये F एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि दोनों बल एक समान है। इसको लिखिए कि दोनों बल भाई एक जैसे हैं, एक ही हैं, इसलिए Gm/m²r। तो जो सिंपल मैथमेटिकल वे में जो कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल करवा देते हैं। तो ये बच्चा Gm/r इज इक्वल टू v², और रूट को ट्रांसफर कर देंगे तो v की वैल्यू √Gm/r आ जाएगा। अब चूंकि ये स्मॉल r की वैल्यू कितनी है? सेंटर से उपग्रह की दूरी थी, तो पृथ्वी की त्रिज्या r, सतह से ऊंचाई h, तो r प्लस h। तो इस r की जगह r प्लस h कर सकते हैं, और ये gm को, ये जो gm बना के रखे हैं आप, उसके साथ में एक नया रिलेशन आ जाएगा ये कि g इज इक्वल टू Gm/r²। तो gm की वैल्यू स्मॉल g r²। तो यहां स्मॉल g r² रख दीजिए, gr। अब ये r² बाहर आ जाएगा तो v इज इक्वल टू r√G r प्लस h। ये जो समीकरण आप बना रहे हैं, ये जो समीकरण बन रहा है,
यही कक्षीय चाल का फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले में m नहीं है। m नहीं है कहने का मतलब क्या? m नहीं है कहने का मतलब ये कि यहाँ कक्षीय चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक, किस पे डिपेंड करेगा? पृथ्वी की सतह से उसकी दूरी पर निर्भर करेगा, न कि द्रव्यमान पर। अब जो चीजें आप जान रहे हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे वो समझिए। देखिए, आप अपने पहले वाले इक्वेशन पे जाइए और ये समझिए कि चूंकि पृथ्वी की त्रिज्या बहुत ज्यादा है, r का मान बहुत ज्यादा है और पृथ्वी तल से ऊंचाई बहुत कम है, इसलिए h का मान r के मान से बहुत कम है। h का मान r के मान से बहुत कम है। अब h के मान को r के मान से बहुत कम कर दिए तो r प्लस h की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली r आ गया। अब आपने जो रिलेशन निकाला था, क्या रिलेशन निकाला है? v इज इक्वल टू आर रूट अंडर जी बाई आर प्लस एच। तो ये कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू आर रूट अंडर जी बाई आर। ये आर स्क्वायर अंदर आ जाएगा। जब ये अंदर आएगा तो आर स्क्वायर होके आएगा, डिनोमिनेटर वाला आर उसको कैंसिल करवा देगा। मतलब ये रिलेशन आर स्क्वायर अंदर आ गया, आर बाहर था तो, और एक ठो आर और दूसरा कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचा v इज इक्वल टू जी आर। अब यहाँ g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखते हैं और r की वैल्यू 6.38 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर रखते हैं पृथ्वी की त्रिज्या को। ठीक है, इसमें g और r की वैल्यू रख दीजिए। g का वैल्यू आपके हिसाब से 9.8 है और r की वैल्यू 6.38 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर है। रखिए, सॉल्व करिए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 8 किलोमीटर पर सेकेंड। 8 किलोमीटर पर सेकेंड मतलब पृथ्वी के सतह के निकट कुछ ऊंचाई पर अगर आप कृत्रिम उपग्रह रखना चाहते हैं तो उसकी कक्षीय चाल 8 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। ठीक इसी क्रम में हम बात करते हैं परिक्रमण काल की, मतलब पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन की। परिक्रमण काल बिल्कुल इसी की तरह का डेरिवेशन है और यही इसका पार्ट है। परिक्रमण काल क्या होगा? परिक्रमण काल कहने का मतलब कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा उसी को उसका परिक्रमण काल कहेंगे। परिक्रमण काल किसको बोलेंगे? उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा उसी को परिक्रमण काल कहते हैं। अब मान लेते हैं परिक्रमण काल t है और दूरी तो आपने r पहले ही डायग्राम में देख चुका है कि भाई सेंटर से उस उपग्रह की दूरी r है। तो इस स्थिति में v जो होगा, एक पूरा सर्कल घुमाना है, ये r त्रिज्या का है, t समय लग रहा है, तो वेग कितना हो रहा है? 2 पाई r बाई टी। 2 पाई r बाई टी। r की वैल्यू 2 पाई r बाई v। r को हम लोग r प्लस एच बोले थे, r हमारे पास r प्लस एच होता है, तो v की वैल्यू कितना होगा? v इज इक्वल टू r जी बाई आर प्लस एच, और r की वैल्यू आपने कहा है r प्लस एच है, तो ये v की वैल्यू रखते हैं यहां। रखिए, तो 2 पाई r प्लस एच, इसको ब्रैकेट में रखिए ऐसा। ये r की वैल्यू और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो ये मिल गया। इसको अगर मैथमेटिकली सॉल्व करें तो 2 पाई बाई r प्लस एच जी बाई आर प्लस एच। ये r प्लस एच को अगर मैं रूट के अंदर लाऊंगा तो रूट अंडर r प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो r प्लस एच का क्यूब होने वाला है। तो 2 पाई बाई r ये नीचे से ऊपर जाएगा, ये भी रूट में आ जाएगा। अगर मैं इसको रूट के अंदर लिखूंगा तो इसका मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा और ये नीचे वाला r प्लस एच और जाएगा तो r प्लस एच का क्यूब डिवाइडेड बाई जी। तो t की वैल्यू 2 पाई बाई r प्लस एच का क्यूब और बाई जी, ये आ गया। अब इस समीकरण में ये जो समीकरण आपको दिख रहा है, यहां उपग्रह का परिक्रमण काल आप निकाले हैं और यहां भी द्रव्यमान नहीं है, दूरी है।
कुल मिलाकर के परिक्रमण काल भी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। अब वही फिर से कॉन्सेप्ट आई है कि भाई h का मान काफी कम है तो r का मान बहुत ज्यादा है, तो r प्लस h के मान को r के बराबर लेंगे। तो जब r के बराबर ले लेंगे तो ये r क्यूब हो जाएगा। r क्यूब में से r स्क्वायर r बन के बाहर निकलेगा, इसको कैंसिल करवा देगा, r बाई जी बना देगा। तो 2 पाई बाई r क्यूब डिवाइडेड बाई जी। अब या तो r स्क्वायर को अंदर ले जाओ तो r स्क्वायर और r क्यूब में से r बच जाएगा, तो ये r स्क्वायर में से ये r क्यूब क्या बचेगा, 2 पाई r बाई जी, 2 पाई r बाई जी। यहां r और g की वैल्यू रख के सॉल्व करिए। r की वैल्यू कितना बोले थे, 6.38 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। g की वैल्यू तो जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको रख के सॉल्व कर दें, r और g की वैल्यू रख के सॉल्व करिएगा तो आपको आंसर मिल रहा है 84.4 मिनट। पृथ्वी की सतह के निकट उपग्रह का परिक्रमण काल 84.4 मिनट होता है।